पढ़ रहे हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। फ़िरोज़ शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके जो सुधार हैं उसके बारे में आपने अब तक पढ़ा। अब लेंगे हम फ़िरोज़ शाह के सैनिक सफलताएं, या फिर इसको कह सकते हैं हम उसकी विदेश नीति भी। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सिंहासन पर बैठते ही दिल्ली साम्राज्य से अलग हुए क्षेत्रों को पुनः साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास किया, और उन अभियानों में से कुछ अभियानों में उसने अपने आप को इतना अयोग्य प्रमाणित किया कि जनसाधारण के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उसके इन असफलताओं को देखते हुए लगता है कि उसमें कोई सैनिक योग्यता थी ही नहीं। तो हम लेंगे सबसे पहले बंगाल के विरुद्ध अभियान। यहाँ पर है मैप में बंगाल। 1353 और 54 और 1359 और 60 ईस्वी के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल स्वतंत्र हो गया। तो फ़िरोज़ तुगलक ने बंगाल को जीतने के लिए 1353 में स्वयं 7,000 घुड़सवारों को लेकर अपने सेनापति, जिसका नाम था ततार खां, के साथ आक्रमण किया। बंगाल जीतने ही वाला था कि सुल्तान ने सेना को वापस जाने का आदेश दिया। सुल्तान ने इसके पश्चात 1359 ईस्वी में बंगाल पर फिर से आक्रमण किया। इस बार 70,000 घुड़सवारों के साथ और 500 हाथी लेकर आगे बढ़ा। एक बहुत ही प्रसिद्ध किला है, दुर्ग है बंगाल में, जिसका नाम इकदाला का दुर्ग। तो इकदाला का जो दुर्ग था, ये कहा जाता है कि इसको घेर लिया गया, और इसी के तहत हाजी इलियास की मृत्यु हो चुकी थी, जो वहाँ का शासक था, और उसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठा था। बंगाल के सैनिकों ने सुल्तान की सेना का डट कर विरोध किया। अंत में दोनों में समझौता हुआ। सुल्तान ने सिकंदर को बंगाल का शासक मान लिया, और सिकंदर ने फ़िरोज़ को वार्षिक कर देना स्वीकार किया, और इस तरह सुल्तान फ़िरोज़ बंगाल में जीतने में असफल रहा। वो जीत नहीं पाया क्योंकि उसने समझौता कर लिया। फिर अगला है जाज नगर की विजय या जाज नगर का अभियान 1360 ईस्वी में। जाज नगर जो है ये है यहाँ जैसे उड़ीसा में। 1360 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल अभियान से यहाँ से वो लौट रहा था इस रास्ते से, और इसी के तहत ही बंगाल अभियान से जब वो लौट रहा था तो लौटते समय 1360 को फ़िरोज़ ने उड़ीसा में स्थित जाजनगर को जीतने का निर्णय किया। वहाँ का हिंदू राजा भानुदेव तृतीय था। राजा विरोध करने के स्थान पर दक्षिण की ओर भाग गया, उसने विरोध नहीं किया। सुल्तान ने जाजनगर जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह लूट लिया, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को समुद्र में फेंक दिया। वहाँ के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर आगे चलकर हर साल ये कहा जाता है कि हाथी भेजने का प्रतिवर्ष जो है वचन दिया। सुल्तान वहाँ से छोटा नागपुर की ओर बढ़ा। यहाँ से वह छोटा नागपुर की ओर बढ़ा तो रास्ते में क्या हुआ, इस तरफ को जब वो बढ़ा तो रास्ता वो भटक गया, और रास्ता भटकने के तहत कई महीने तक उसका कोई पता नहीं चला। सैनिक जो थे भोजन की कमी के कारण भूख से मर गए, और इस तरह जाजनगर अभियान भी असफल हुआ। उसकी धार्मिक पक्षपात नीति का ये उदाहरण है। अगला है नगरकोट पर आक्रमण। कांगड़ा नगरकोट 1360 ईस्वी में उसने जो है ये नगरकोट के ऊपर आक्रमण किया, हिमाचल प्रदेश में स्थित, क्योंकि वहाँ कांगड़ा में स्थित मंदिरों विशेषकर ज्वालामुखी मंदिर को लूटना चाहता था। तो सुल्तान की सेनाओं ने 6 महीने तक किले को घेरा। अंत में राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली। सुल्तान ने वहाँ के मंदिरों को लूटा, ज्वालामुखी मंदिर को बुरी तरह से लूटा, वहाँ से बहुत सा धन मिला। 300 के लगभग संस्कृत की पुस्तकें उसके हाथ लगी, फारसी में उसका अनुवाद करवाया। आगे चलकर धार्मिक असहनशीलता और पक्षपात का भी यहाँ पर उसने परिचय दिया। फिर है थट्टा अभियान। थट्टा जो है वो पड़ता है यहाँ जैसे गुजरात के साथ ही सिंध की तरफ को। 1362 ईस्वी में सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में भी आपने पढ़ा कि सिंध उसके लिए एक मुख्य समस्या बना रहा। उसकी मृत्यु भी सिंध के विद्रोह का दमन करते हुए हो गई थी। 1362 में सुल्तान फ़िरोज़ ने सिंध के सरदारों से बदला लेने के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया, राजधानी को घेरा,
वहाँ के शासक जाम ने सुल्तान की सेनाओं का सामना किया, शाही बेड़े पर अधिकार कर लिया। अकाल महामारी के कारण मुसलमानों की स्थिति खराब हो गई, खाद्य सामग्री भी कम हो गई, सेना के आधे से ज़्यादा घोड़े जो थे मारे गए। अतः सुल्तान ने गुजरात की ओर प्रस्थान किया और दिल्ली से सैनिक सहायता मांगी। गुजरात प्रस्थान के दौरान अब वापस जब वो लौट रहा था, यहाँ पर भी वही हुआ जो जाजनगर में हुआ, रास्ता भटक गया, सैनिक भूख प्यास से मर गए उसके, और इस तरह से कई महीनों तक कुछ पता नहीं चला सुल्तान जीवित है या मर गया है। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उसका जो वज़ीर था, प्रधानमंत्री था, वही सुल्तान की ओर से पत्र लिखता रहा और ये कहता रहा कि सुल्तान ने मुझे पत्र लिखा है, वो जीवित है। किसी प्रकार से सुल्तान आगे चलकर जो है राजधानी पहुंच पाया। तो इन विजयों को देखते हुए हमें लगता है कि फिरोज शाह तुगलक में कोई सैनिक योग्यता नहीं थी। बेशक उसने कुछ अभियान जो थे ये एक तरह से शुरू किए, लेकिन जहाँ तक हम ये देखते हैं कि सैनिक योग्यता उसमें थी तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह के समय में आंतरिक विद्रोह। फिरोज शाह के समय में भी कुछ आंतरिक विद्रोह हुए, जिसमें पहला है खुदाबंद का विद्रोह। खुदाबंद ने विद्रोह किया। सुल्तान को अपने राज्य रोहण के बाद अपनी बहन खुदाबंद जादी के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने फिरोज शाह के वध की योजना बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरा है दामगानी का विद्रोह। दामगानी जो कि गुजरात का सूबेदार था, कई वर्षों से उसने टैक्स नहीं दिया था, कर नहीं दिया था। सुल्तान के बार बार अनुरोध करने पर उसने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने विद्रोह को सेना के सहयोग से कुचल दिया। दामगानी का सिर काटकर दिल्ली भेज दिया गया। अगला है इटावा के ज़मींदारों का विद्रोह। इटावा के ज़मींदारों ने भी के विद्रोह का भी उससे सामना करना पड़ा। वे मुसलमान अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे ज़मींदार, इसलिए विद्रोह किया। सुल्तान ने विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई करके उसे भी दबा दिया। फिर है कटेहर में विद्रोह। कटेहर या रुहेलखंड यूपी के पास एक शासक खरक ने धोखे से बदायूं के सूबेदार सैयद मोहम्मद व 2 सैयद भाइयों का वध कर दिया। सुल्तान स्वयं विद्रोहियों के विरुद्ध आगे बढ़ा। खरक को जब सुल्तान के आने की खबर मिली तो कुमायूं की पहाड़ियों की ओर भाग गया। सुल्तान ने रुष्ट होकर हिंदू लोगों का कत्लेआम किया और यहाँ तक कि सुल्तान ने क्रोधित होकर 5 वर्ष तक कटेहर को नष्ट करने का आदेश दे दिया। तो ये थे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के उसके कुछ सैनिक कार्य और साथ ही साथ उसके समय में हुए विद्रोह जिनका कि उसने सामना किया। तो आज के लिए इतना ही। आगे उसके मूल्यांकन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।